हेलो एवरीबडी, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। इट्स हटके गुरुकुल। और हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं क्रैश कोर्स ऑन इकोनॉमिक्स। सो दिस इज़ अ क्रैश कोर्स। इसमें हम लोग क्रैश लैंडिंग करेंगे बट बहुत ही सेफ लैंडिंग करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये जो कोर्स है ये उन स्टूडेंट्स के लिए, दो टाइप के स्टूडेंट्स के लिए कोर्स मैंने बनाया है। पहला उनके लिए जिन्होंने साल भर पढ़ाई करी है, दे हैव रेड अ लॉट, और अब उनको चाहिए एक लास्ट मिनट क्विक रिवीजन। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस, आप क्विकली रिवाइज कर सकते हो। दूसरा उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने साल भर उससे भी ज़्यादा मेहनत करी है, मगर उनका जो शिद्दत था वो आपका रील्स में था, इंस्टा में था, फेसबुक में था, काफ़ी तरह के और एक्टिविटीज़ में था। तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इससे पहले कि आप इस चैनल के वीडियोस को देखना शुरू करो, मैं आपको एक बात बता दूं, प्लीज़ डोंट बी टेंस्ड, बी रिलैक्स्ड, योर एग्जाम्स आर कमिंग, यू हैव टाइम। आप वीडियोस को तसल्ली से देखो। इन केस अगर आप ये वीडियो बोर्ड से पहले भी देख रहे हो या फिर बोर्ड के गैप्स में भी देख रहे हो, तब भी आपका सिलेबस प्यार से कवर हो जाएगा, राइट। क्या करेंगे इस क्रैश कोर्स में हम लोग, अभी आपको ये समझना है। इस क्रैश कोर्स में हम लोग कवर अप करने वाले हैं सबसे पहले तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एक भी टॉपिक आपको छूटेगा नहीं। ये बेसिकली क्रैश कोर्स ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इसके बाद आप देख सकते हो क्रैश कोर्स ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम लोग कंफर्म करेंगे। दूसरा, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग 100% यहाँ करने वाले हैं, ठीक है। ये क्रैश कोर्स हमने ऐसा डिज़ाइन किया कि इसको हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे। मतलब आज जैसे शुरुआत होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे। जैसे आज हम लोग करेंगे मनी एंड बैंकिंग, फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली विल प्रोसीड। आप प्लेलिस्ट से सारे वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर का चाहिए तो उस पर्टिकुलर चैप्टर का भी वीडियो आपको मिल जाएगा, राइट। और एक अगर आप वीडियो देख रहे हो यार, तो प्लीज़ जो रजाई रूपी वस्तु है या फिर कंबल के अंदर जो आप बैठे हुए हो उसको हटा दो और प्लीज़ एक कॉपी ले लो यार, ठीक है। बिकॉज इफ़ यू हैव अ कॉपी एंड अ पेन, वो ज़रूरी है पढ़ने के लिए, राइट। प्लीज़ ले लीजिए। अभी हम लोग शुरू करते हैं। आज डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं वीडियो मनी एंड बैंकिंग से। मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग। देखो, इसमें तीन ही टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है। मनी एंड बैंकिंग के अंदर तीन टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। पहला आपको ये जानना है कि M1 किसे कहते हैं, व्हाट इज M1। M1 मनी सप्लाई का एक पार्ट है, अभी मैं समझाऊंगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा आपको पार्ट जो इसमें जानना है वो है मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। और तीसरा पार्ट जो है आपको समझना है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, ये तीन टॉपिक्स आपको समझना है यार। तो ये करेंगे कि आज का जो ये वाला वीडियो होगा इसमें मैं बनाऊंगा M1 और मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, और ये जो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक है आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हो, राइट। विल स्टार्ट विद दीज टू टॉपिक्स, फेयर इनफ। चलिए, M1 सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा M1 से। तो यार देखो, सबसे पहले आपको एक चीज समझना जरूरी है कि व्हाट इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई होता क्या है, ठीक है। मनी सप्लाई का बेसिक मतलब यही होता है कि जितने भी करेंसी, कॉइन्स, नोट्स जो भी सर्कुलेट कर रहा है इकोनॉमी में, जो भी एक इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहा है, सपोज करो एक इकोनॉमी है और इसमें जितना भी जो करेंसी है, नोट्स है, कॉइन्स है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मनी है, पूरा का पूरा जो मनी इकोनॉमी के अंदर है वो मनी का सप्लाई है, राइट। अब मनी सप्लाई किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मनी सप्लाई, मान लो कैश है, हार्ड कैश जो आपके पास पड़ा हुआ है, हो सकता है लोगों का पैसा बैंक अकाउंट में हो सकता है किसी का पैसा जो है फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में हो पैसा, राइट। क्योंकि मनी तो अलग अलग फॉर्म्स में रखा होता है, बिल्कुल हार्ड कैश तो होता नहीं सबके पास, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्म्स में पैसा हो सकता है। तो ये सारे फॉर्म्स को मिला के हम कलेक्टिवली बोलते हैं मनी सप्लाई, फेयर इनफ। ये समझ में आ गया आपको। अब मनी सप्लाई को चार पार्ट्स में बांटा गया है, M1, M2, M3 और M4, ठीक है। आप समझिएगा ध्यान से, M1, M2, M3 और M4। ये किस बेसिस पे बांटा गया है? ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। किस बेसिस पे? लिक्विडिटी
लिक्विडिटी के बेसिस पे। अब ये लिक्विडिटी क्या चीज़ है? अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपको बिल्कुल पता होगा, बट आर्ट्स बैकग्राउंड वालों को नहीं पता हो सकता। सो देखो यार, इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में लिक्विडिटी का मतलब पानी नहीं होता है। लिक्विडिटी का जो मतलब होता है वो ये होता है कि कैश के कितना नज़दीक है। कहने का मतलब ये है कि जो कैश है, जो हार्ड कैश है, वो सबसे ज़्यादा लिक्विड, दैट इज द मोस्ट लिक्विड एसेट। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ जितनी आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाए वो उतना लिक्विड है। सबसे ज़्यादा लिक्विड क्या हुआ? हार्ड कैश। हार्ड कैश सबसे ज़्यादा लिक्विड है। उसके बाद क्या होगा? जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, जैसे मान के चलिए, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सिंपल आपको समझाने के लिए। एग्जांपल ये है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज कीजिए, बहुत सिंपल, एक बिल्डिंग है, राइट? एक बिल्डिंग है और एक फिक्स्ड डिपॉजिट। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक बिल्डिंग है और एक क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट। अब अगर मैं बोलूँ कि आप बिल्डिंग को कैश में चेंज करो तो क्या करोगे? आपको बिल्डिंग सेल करना पड़ेगा, राइट? बिल्डिंग सेल करना 5 मिनट का काम तो है नहीं, यू कैन नॉट डू इट इन 5 मिनट्स। इसलिए टाइम टेकिंग प्रोसेस है, राइट? फेयर इनफ। लेकिन वही बात मैं अगर एफडी के लिए बोलूँ कि एफडी को आप कैश में चेंज करो तो क्या होगा? आप सिंपल है, आप बैंक जाओगे, आप एफडी अपना तोड़ दोगे, ब्रेक दी एफडी। एफडी मीन्स फिक्स डिपॉजिट। अब ये तोड़ दोगे तो क्या होगा? ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। बट व्हेन आई से अबाउट बिल्डिंग, इट विल टेक टाइम। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मैं क्या बोलूंगा? एफडी इज मोर लिक्विड देन बिल्डिंग। बिल्डिंग उसमें लेस लिक्विड है। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मैं एफडी को और आपके एटीएम को कंपेयर करता हूं। आप समझना, एटीएम मतलब क्या होता है? एटीएम सबको पता है, सेविंग्स अकाउंट होता है, जब मर्जी तब पैसे निकाल सकते हो। इन दोनों को अगर कंपेयर करूं तो ज्यादा लिक्विड कौन है? एटीएम है। क्यों भाई? क्योंकि यहां से जल्दी कैश आ जाएगा एज कंपेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट। संडे है तब भी आप जाके पैसा निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। सो ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी। तो ये जो डिवीजन है मनी सप्लाई का, ये ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी है। यानी कहने का मतलब ये है कि M1 जो होगा सबसे ज्यादा लिक्विड है। अब इसमें सबसे ज्यादा लिक्विड कौन है? मोस्ट लिक्विड। ये सबसे ज्यादा लिक्विड होगा मनी सप्लाई में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? M1 ये मोस्ट लिक्विड है। ये क्या है? M4 ये लीस्ट लिक्विड है, लीस्ट लिक्विड। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं कि बस साइंस वाले ही पढ़ते हैं सॉलिड लिक्विड गैस, अपन भी पढ़ते हैं, राइट? सो M1 इज मोस्ट लिक्विड एंड M4 इज लीस्ट लिक्विड। ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया हो कि व्हाट इज M1। ठीक है, अब देखते हैं कि M1 के अंदर क्या है। देखो M2 M3 M4 हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं पॉइंट नहीं बनता हमारे अभी एग्जाम के क्रूशियल टाइम में इसको डिस्कस करने का। हम ये डिस्कस करते हैं कि M1 के अंदर होता क्या क्या है। लेट्स सी। अब देखो यार, इसको बहुत आसानी से एक ही बार में तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, आपके पास वॉलेट होगा, आपके पास नहीं वॉलेट होगा डेफिनेटली, या फिर आप अपने पापा का वॉलेट हो, देख लो उसको, बस देखना है, लेना नहीं उसमें से कुछ। ठीक है, तो उस वॉलेट में आप समझ लो क्या क्या होता है। कैश होता है, फेयर इनफ। दूसरा क्या होता है? एटीएम होता है। दो चीज़ें तो वहाँ बिल्कुल होता है वॉलेट में, किसी के भी वॉलेट में, ये कैश है और ये एटीएम है। अब देखो याद करने का तरीका है, M1 में क्या क्या आता है। M1 में सबसे पहला कंपोनेंट है करेंसी एंड कॉइन हेल्ड विथ पब्लिक। सबसे आसान तरीका आपको समझने का। देखो वॉलेट में क्या था, आपको याद होगा कि वॉलेट में कैश था, तो सबसे पहला क्या होगा? जो करेंसी एंड कॉइन्स लोगों के पास है, उससे ज़्यादा लिक्विड क्या ही हो सकता है? वो जब ने मन किया तब निकाले और खर्च हो गया। सो करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड विथ पब्लिक। दूसरा मैंने क्या बोला था आपके? एटीएम में क्या है? एटीएम है, सॉरी, वॉलेट में क्या है? एटीएम है। अब एटीएम क्या होता है? एटीएम कुछ नहीं है, सेविंग डिपॉजिट है। एटीएम जो होता है, आप कौन सा डिपॉजिट होता है बैंक का? अगर आपने देखा होगा, पापा से पूछना या फिर घर वालों से पूछना, इफ़ यू हैव नो आइडिया, बट आप क्लास 12 में थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको। सो सेविंग्स अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, और एक आपका जो फिक्स डिपॉजिट वगैरह होता है। तो जो एटीएम हमें मिलता है वो सेविंग्स अकाउंट का होता है, मतलब आप जब मर्जी करें पैसा निकाल सकते हो। तो इसको बोलते हैं हम लोग सेविंग डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक। सेविंग डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक। देखो दो चीज़ें आपको यहीं पे याद हो गया, विथ कमर्शियल बैंक्स। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या होगा? करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, और दूसरा क्या होगा? सेविंग डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक्स। अब M1 का जो तीसरा कंपोनेंट है, M1 का जो तीसरा कंपोनेंट है, वो ऐसे समझना है कि ये जो कैश है,
ये हमने तो समझ गया, बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स की बात कर दी हमने, ये भी बात कर दी कि हमारे एटीएम में पड़ा हुआ। और कैश किसके पास होता है? एक ही इंसान है। कौन है भाई? जो कैश मैन्युफैक्चर करता है। कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है कैश? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो अगला कैश होगा वो होगा अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई, अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग फंक्शंस ऑफ आरबीआई कर रहे होंगे, ठीक है। अभी आपको ये तीनों कंपोनेंट समझ लेना। सो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, क्योंकि व्हाट इज M1 करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, आपको याद रहेगा वॉलेट में जो कैश है, सेविंग डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स, आपको समझ में आ जाएगा एटीएम कार्ड जो है, और तीसरा आरबीआई को तो भूलना ही नहीं यार, वो तो पैसा बना रहा है, ठीक है। सो अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये तीनों कंपोनेंट जो है M1 का पार्ट है। M2, M3, M4 क्योंकि सिलेबस में नहीं है तो आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ M1, तो अगर आपको याद है कि ये तीनों कंपोनेंट है तो इसके अलावा जो भी नाम दिमाग में आ रहा है वो कंपोनेंट नहीं है, राइट, ठीक है। सो ये टॉपिक कंप्लीट हमारा। M1 में आपको इतना ही जानना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। सबसे बड़ी बात यह है कि मनी तो आरबीआई क्रिएट कर रहा है बेसिकली। अभी हमने कहा भी कि आरबीआई इज द मैन्युफैक्चरर, पापा ऑफ मनी। सो कमर्शियल बैंक्स कैसे मनी क्रिएट कर रहे हैं, तो ये देखना है हमें, ये समझना है। सो ध्यान से देखना यार, एक बार में समझ में आ जाएगा। सो बेसिकली अगर हम लोग ये बोले कि सारा का सारा पैसा हम लोग कहाँ जमा करते हैं, वेयर डू वी डिपॉजिट द मनी, क्या हम लोग आरबीआई के पास जमा करते हैं? नहीं, हम तो कमर्शियल बैंक के पास जमा करते हैं। अच्छा, जिसको कमर्शियल बैंक का मतलब नहीं पता, कमर्शियल बैंक कौन है भाई? वो बैंक्स जो बिजनेस करते हैं। बैंक्स का बिजनेस क्या होता है? बैंक का बिजनेस होता है सेविंग डिपॉजिट लेना। ये बैंक है, ये सेविंग डिपॉजिट लेगा और ये लोन देगा। क्या देगा? लोन देगा। सेविंग पे आपको इंटरेस्ट देता है बैंक, मान लो अगर इंटरेस्ट दे रहा 8% और यहाँ लोन पे इंटरेस्ट लेगा 10%, तो ये बीच का कितना परसेंट बन गया? 2%। ये बैंक्स कमाते हैं, फेयर इनफ। तो इसको बोलते हैं कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक्स किस तरह से मनी क्रिएट करते हैं वो हमें समझना है। लेट अस से बैंक्स के पास 1000 रुपीज डिपॉजिट आया, बैंक्स के पास 1000 रुपीज डिपॉजिट आया, ठीक है। अभी आप ध्यान से समझना। तो बैंक्स क्योंकि बिजनेस ऑफ लेंडिंग में है, इनका बिजनेस ही लेंडिंग करना है, तो इनका बस चले तो ये पूरा का पूरा 1000 रुपये लेंड कर देंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा ये लेंड करेंगे उतना ज़्यादा ये पैसा कमाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। बट आरबीआई, जिसको हम लोग सेंट्रल बैंक बोल रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का ये गाइडलाइंस है। क्या गाइडलाइंस है भाई? कि आप अपना 100% पैसा जो है बिजनेस में नहीं यूज कर सकते हो। तो क्या करना होगा आपको? कुछ पार्ट, सम पार्ट ऑफ दिस मनी आपको रिजर्व के फॉर्मेट में रखना होगा, ठीक है। क्या रखना होगा आपको? रिजर्व के फॉर्मेट में रखना होगा। और ये जो रिजर्व है बाइंडिंग होता है, लीगली बाइंडिंग है कमर्शियल बैंक्स के ऊपर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीगल रिजर्व। क्या बोलेंगे आप? लीगल रिजर्व। अब ये लीगल रिजर्व के अंदर दो कंपोनेंट्स आते हैं, ध्यान से समझना दोनों कंपोनेंट्स को, ठीक है। लीगल रिजर्व के अंदर दो कंपोनेंट्स आते हैं। पहला कंपोनेंट होता है CRR, CRR, और दूसरा होता है SLR, ठीक है। अभी क्या है ये CRR, SLR, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। क्या मतलब होता है इसका? कैश रिजर्व रेशियो। और SLR का क्या मतलब होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब समझो ये क्या है। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब ये होता है कि कमर्शियल बैंक्स को जो डिपॉजिट मिला है उसमें से कुछ परसेंट अमाउंट इन फॉर्म ऑफ कैश आरबीआई के पास रखना पड़ता है, राइट। क्या करते हैं ये लोग? अब ये आप इसको ध्यान से देखना, आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये बैंक्स हैं, ठीक है, इनको डिपॉजिट मिला तो ये कुछ परसेंट कैश के फॉर्म में, किस फॉर्म में? कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रखेंगे।
तो जो कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रखेंगे उसको हम लोग बोलेंगे CRR। और दूसरा फॉर्म ये कहता है कि इसमें आरबीआई के पास में नहीं रखने की जरूरत है, इसमें ये लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रख सकते हैं। अब दोबारा मैंने कह दिया, लिक्विडिटी अभी समझाया था। लिक्विड एसेट्स का मतलब जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इस तरह के एसेट्स में गवर्नमेंट में स्टैट्यूटरी बाई स्टैच्यू उसमें इन्वेस्ट करके बैंक्स अपने पास भी रख सकते हैं। बट ये दोनों के दोनों क्या है, रिजर्व है। SLR और CRR को हम लोग दोबारा से फंक्शंस ऑफ आरबीआई वाले वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज CRR एंड व्हाट इज SLR। तो ये जो कैश के फॉर्म में होता है वो CRR है, जो लिक्विड एसेट्स मतलब नियरर टू कैश, चाहे आप उसको बोल दो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, उस फॉर्म में जो होगा उसको बोलते हैं SLR। ये दो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, LRR, यानी लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो ये बहुत ज़रूरी है समझना बिफोर वी एक्चुअली अंडरस्टैंड कि हाउ डू कमर्शियल बैंक्स एक्चुअली क्रिएट मनी। ठीक है, कैसे कमर्शियल बैंक्स मनी क्रिएट करते हैं, उसके लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर कट समझ में आ गया कि हाँ ठीक है सर, मैं समझ आगे कि रिजर्व रखना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग वापस से आते हैं उस वाले वीडियो में, उस वाले स्लाइड में जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मनी क्रिएट होता कैसे। तो मैंने बोला कि 1000 रुपये डिपॉजिट हुआ। क्या हुआ, 1000 रुपये डिपॉजिट हुआ। ठीक है, चलिए मैं काम करता हूँ, नया स्लाइड खोल लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डिटेल में समझेंगे। 1000 रुपये डिपॉजिट हुआ, ये इनिशियल डिपॉजिट है जो बैंक के पास आया है। ठीक है, लेट अस सपोज कि जो LRR है, जो LRR है वो है, मान के चलिए आप 20%। कितना परसेंट है, 20%। मतलब CRR और SLR दोनों मिला के आपको 20% अपने फंड का जो है रिजर्व के फॉर्मेट में रखना है। आरबीआई ने गाइडलाइंस दे दिया। तो कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे भाई, रिजर्व रखेंगे। LRR आप देखना, LRR कितना रखेंगे, 1000 का 20% कितना होगा, 200। ठीक है, और जिसको 1000 का 20% नहीं समझ में आ रहा बेटा, आपके लिए तो फिर कॉमर्स भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसा करते हैं कि LRR का 20%, तो 200 रुपये जो हो गया, LRR सॉरी इनिशियल डिपॉजिट का 20%, 200 रुपये रख दिया उन्होंने। क्लियर। अब इनके पास लेंडिंग के लिए कितना बचा, 800। कितना बचा, 800। कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे, 800 मार्केट में लैंड करेंगे, लोगों को पैसा उधारी देंगे। ये जो पैसा है, लोग जो लोन लेंगे, व्हाट विल दे डू इन द एंड, ईदर दे विल स्पेंड द मनी और कीप इट इन बैंक, और दे विल स्पेंड समवेयर, चाहे बाइक लेंगे, कार लेंगे, जो भी जिसका पर्पस होगा, बिल्डिंग बनवाएगा। इन द एंड वो पैसा कंज्यूम होगा, कंज्यूम होकर किसके पास आएगा, कमर्शियल बैंक्स के पास ही आएगा। देखो यही बात आपको समझना है बस। ये जो 800 है पहले इकोनॉमी में लेंडिंग में जाएगा, एक बार वो लेंडिंग होगा तो वो घूम फिर के किसके पास आएगा, इट विल कम बैक टू कमर्शियल बैंक इटसेल्फ। ये हो सकता है, देखो आपके मन में अगर कंफ्यूजन हो कि नहीं सर स्टेट बैंक से लोन लिया, कोई जाके कैनरा बैंक में जाऊंगा, ये हो सकता है, बैंक स्विच हो सकते, हो सकता है स्टेट बैंक का पैसा कहाँ चला जाए, कैनरा में डिपॉजिट हो। बट अगर मैं कलेक्टिव बात करूँ, मैक्रो पढ़ रहे हम लोग, ये पैसा आएगा तो कमर्शियल बैंक्स के पास ही ना, फेयर इनफ। तो अगर ये कमर्शियल बैंक के पास आता है तो ये देखो 800 दोबारा से डिपॉजिट आ गया। अब आप मनी क्रिएशन समझना, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मनी क्रिएट हो रहा है। 1000 रुपीज इनिशियल डिपॉजिट था, पहले से था, अलग अकाउंट होल्डर्स के थे। ये जो 800 लोन मिला बाकी अकाउंट होल्डर्स को, ये इन्होंने स्पेंड किया मनी, स्पेंड करके किसी के पास तो आया होगा। जैसे आप एग्जांपल ले लो, मान लो कि मैंने लोन लिया 20,000 का और मैंने एक बाइक ले लिया। वैसे 20,000 में क्या ही आता है, बट एक एग्जांपल ले रहे हैं, 20,000 में बाइक ले लिया। अब वो जो बाइक मैंने 20,000 में लिया, मैंने पैसा दे दिया, लेट्स कॉल इट हीरो होंडा को। ठीक है, हीरो होंडा कंपनी है, मैंने उसको पैसा दे दिया, हीरो होंडा ने बैंक में जमा कराया। अब हीरो होंडा का जो अकाउंट है 20,000 का, उसका भी एक डिपॉजिट क्रिएट हुआ, पहले भी एक डिपॉजिट क्रिएटेड था, यस और नो, क्योंकि बैंक ने मेरे को लोन कहाँ से दिया था 20,000, वो तो हीरो होंडा का अकाउंट से नहीं दिया होगा, वो किसी और का पैसा जमा होगा जो बैंक ने मुझे दिया होगा। तो ये डबल मनी, मतलब यहाँ पे देखो आप, 20,000 किसी और का था, ऑलरेडी डिपॉजिट था, 20,000 मेरे को लोन मिला, तो मनी क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरह से यहाँ पे 1000 और प्लस 800, 1800 का मनी क्रिएट हो गया। अगर आपके मन में ये है कि यार सर कैश भी बढ़ जाता है, देखो कैश नहीं बढ़ेगा, कैश जो आरबीआई ने प्रिंट किया है उतना ही रहेगा, बट ये कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट कर रहे हैं, डिपॉजिट क्रिएट कर रहे हैं एक तरह से।
तो अब ये 800 आया। अब आप एक बार एक स्टेप और हम लोग प्रोसीड करेंगे तो बेटर समझ में आएगा। अब LRR कितना है? 20% है। 20% इसमें से दोबारा से वापस रिजर्व रखना पड़ेगा कमर्शियल बैंक्स को, तो इसका 20% कितना हो गया? 160, राइट? 8 2 16, 160। बचा कितना? 640। ये क्या होगा? दोबारा से अगेन द सेम प्रोसेस विल गेट रिपीटेड। ये दोबारा से क्या करेंगे कमर्शियल बैंक्स? दे विल अगेन लेंड इट, ये लेंड करेंगे और ये घूम फिर के फिर से क्या आएगा? इनिशियल डिपॉजिट बन के आएगा। अब देखो, आप हर स्टेज पे मनी क्रिएट होते चला जाएगा। फिर यहाँ पे 20% ये लोग बाहर निकालेंगे 128, फिर जाएगा 512, फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? 512 वापस आ जाएगा। तो इस तरह से कमर्शियल बैंक्स जो है मनी क्रिएट एवरी स्टेज पे करते चले जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि कितना क्रिएट करेंगे सर? क्या ये इनफाइनाइट है? कोई एंड नहीं है इसका? बिल्कुल है। कितना क्रिएट करेंगे वो आप समझ जाओगे तो दिमाग पूरा खुल जाएगा मनी इन बैंकिंग को लेकर। LRR अगर 20% है तो एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं? मनी मल्टीप्लायर। ये है मनी मल्टीप्लायर। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? ये मनी मल्टीप्लायर होता है 1/LRR, 1/LRR। दैट इज टू से अगर LRR 20% है तो मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 20%, 1 डिवाइडेड बाई 20%, विच इज इक्वल टू 5, विच इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हुआ? 5 टाइम्स मनी मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहां पे 1000 रुपीज है तो टोटल डिपॉजिट क्या होगा? 1000 इंटू 5, 5000 का। समझ में आ रहा है? आई शो यू, आपको उसको इससे बेटर समझ में आएगा। 1000 रुपीज अगर है और LRR 23 इंटू 5, 5000 रुपीज क्रिएट होगा टोटल डिपॉजिट। ठीक है? इसको एक और फॉर्मूला है जिसको आपको समझना है। ये फॉर्मूला ये कहता है कि मल्टीप्लायर इज इक्वल टू फाइनल डिपॉजिट बाय इनिशियल डिपॉजिट, सॉरी फॉर द सिंबल, मल्टीप्लाई इनिशियल डिपॉजिट। जनरली हम लोग के जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में यूज करते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है? सो मनी मल्टीप्लायर यही होगा, मनी मल्टीप्लायर विल बी इक्वल टू फाइनल डिपॉजिट बाय इनिशियल डिपॉजिट। ठीक है? अब एक बात और समझना है, वो ये है कि ठीक है सर, ये 5000 रुपीज तो हम समझ गए कि आपने कह दिया कि क्रिएट हो गया। अब ये जो LRR है ये कितना हो सकता है मैक्सिमम? कितना रिजर्व जा सकता है? तो आप एक बात बताओ, रिजर्व तो RBI के पास जा रहा है या फिर SLR के फॉर्म में रखा जा रहा है। अगर RBI ने 1000 रुपये प्रिंट किए हैं तो क्या रिजर्व उससे ऊपर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब ये तो हो ही नहीं सकता ना कि RBI ने 1000 रुपये प्रिंट किया और उसके पास 1000 से ज्यादा पैसा आ गया। नॉट पॉसिबल। सो मैक्सिमम रिजर्व कैन बी इक्वल टू द अमाउंट दैट इज बीन प्रिंटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी इनिशियल डिपॉजिट। सो क्या होता है कि 5000 अगर आपका टोटल डिपॉजिट क्रिएट हुआ है, 20% LRR के हिसाब से कितना हो जाएगा? 1000 आपका हो जाएगा LRR। 1000 क्या था? इनिशियल डिपॉजिट था, और आपका 4000 जो है मनी क्रिएटेड है बाय कमर्शियल बैंक्स। 1000 था, 4000 उन्होंने क्रिएट कर दिया, टोटल डिपॉजिट कितना हो जाएगा? 5000। ठीक है? मेरे ख्याल से मनी क्रिएशन का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में होगा तो आप एक बार दोबारा वीडियो को रिपीट कर सकते हो, एक बार हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखो, सो बेसिकली आपको समझना है कि इनिशियल डिपॉजिट 1000 आया, उसमें से LRR 20% निकला, जिसको 200 आप बोलोगे। 800 कमर्शियल बैंक्स ने लेंड किया, वो 800 दोबारा इनके पास वापस आया, उसमें से इन्होंने 160 दोबारा से LRR रखा। अगेन दी लेंडिंग प्रोसेस ऑफ 640 हैपेंड। दिस वे स्टेप बाय स्टेप मनी गॉट क्रिएटेड। ठीक है? अब एक छोटा सा आपके लिए क्वेश्चन है। अगर मैं कहता हूं कि LRR 25% है, LRR कितना परसेंट है? 25% है, तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा मनी? कितना मनी क्रिएट होगा? चले ट्राई फॉर योरसेल्फ। और यार थोड़ा सा जो लोग एकदम मस्त शांति में, कुछ लोग ऐसे भी वीडियो देखे मैंने ऑब्जर्व किया है, आप बिल्कुल ऐसे फोल्ड करके बेड में कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, हाँ, ज्ञान का सुखद प्राप्ति हो रहा है। लेकिन उस सुखद प्राप्ति से बेटा नंबर नहीं आएगा, इसलिए उठ के कॉपी उठा लो प्लीज़। ठीक है? कॉपी उठा लोगे तो दिमाग में घुसेगा। ठीक है? वरना क्या होगा? अनुभूति मिल रहा होगा, तो अनुभूति से मार्क्स तो आना नहीं है। ठीक है? और हमें स्कोर अच्छा करना है। सो LRR जो है अगर 25% है तो मल्टीप्लायर कितना होगा? मल्टीप्लायर हो जाएगा आपका 1/25%
विच इज इक्वल टू 100/25 विच इज इक्वल टू 4। तो मनी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? 4 टाइम्स। ठीक है, क्लियर है। अब इससे एक और चीज समझ में आता है जिसमें आपका A1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, सीबीएसई में आता ही आता है। सीबीएसई में और सीयूईटी का वीडियोस में अलग से बनाऊंगा, तो सीयूईटी का बैच हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली स्टार्ट करेंगे आफ्टर बोर्ड्स। ठीक है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और जो लोग रांची से इस वीडियो को देख रहे हैं, यार आई बिलोंग फ्रॉम रांची, तो यू कैन ऑल्सो कम एट माई इंस्टीट्यूट विच इज बाई नेम हटके क्लासेस। ओके, सो ये LRR है 1/25%, 100/24 4 टाइम्स होगा। अब LRR जब 20% था, जब LRR क्या था? 20% था, तो मनी कितना मल्टीप्लाई हो रहा था? 5 टाइम्स। जब LRR 25% हो गया तो मनी कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 टाइम्स। इसका मतलब क्या है? एक इनवर्स रिलेशन है, जैसे जैसे LRR बढ़ेगा मनी मल्टीप्लिकेशन कम होगा। फेयर इनफ। जैसे जैसे LRR बढ़ेगा, LRR बढ़ेगा तो मनी क्रिएशन क्या होगा? कम होगा। मनी मल्टीप्लिकेशन कम होगा तो मनी क्रिएशन क्या होगा? कम होगा। तो ये पूछता है आपसे। ठीक है, और LRR घटेगा तो मनी क्रिएशन क्या होगा? बढ़ेगा। इसको और भी डिटेल में हम लोग फंक्शंस ऑफ आरबीआई में डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव टूल्स में। बट अभी के लिए मेरे ख्याल से आपको ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि M1 किसको बोलते हैं और मनी क्रिएशन किसको बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं एक बार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन दी मनी क्रिएशन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ये टेबल आप श्योर शॉर्ट बनाना प्लीज। ठीक है, आप कैसे लिखोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझना एक बात है, लिखना अलग बात है। सो आप लिखोगे, ये टेबल बनाओगे, फिर आप लिखोगे सपोज द इनिशियल डिपॉजिट वॉज ₹1000 ब्रॉट बाई इनिशियल डिपॉजिट वॉज ₹1000। नाउ लेट अस सपोज कि LRR इज इक्वल टू 20%। आप लिखोगे, दोनों बातें आप सपोज करोगे। ठीक है, then at first stage 20% LRR will be created, which means ₹200 will be legal reserve ratio. That means commercial banks will be left with ₹800, उनके पास ₹800 बचेगा टू lend. Commercial banks, ये लाइन आप लिख भी सकते हो, commercial banks will lend ₹800 that will eventually return in form of deposits. क्यों? Because money is consumed. Again, after this stage 20% LRR will be created, that is ₹160, and 640 amount will be lent. So thus at stage 2 itself money is created, that is 1000 plus 800, that is total deposit of 1800 is created. इसी तरह से मल्टीपल आप लिखते जाओगे कि सिमिलरली एट वेरियस स्टेजेस अदर स्टेजेस मनी विल बी क्रिएटेड टिल द पॉइंट, कब तक? टिल द पॉइंट LRR इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट, आपके 1000 के बराबर वो नहीं हो जाता है, तब तक मनी क्रिएट होता रहेगा। समझ में आया? मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो दिस इज मनी क्रिएशन और वो M1 है। आप इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कर लेना। 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो श्योर से देखना, मनी एंड बैंकिंग का पार्ट 2 होगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ RBI। और आई होप यू आर हैविंग अ गुड टाइम। ठीक है, थोड़ा सा इंस्टा रील्स कम कर दो और बढ़ा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना है यार कि यूट्यूब तो मेरा अभी फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और भी कुछ करते क्या? बेल आइकन वाला सिस्टम यार, बेल आइकन सिस्टम नहीं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास।